भाई अगर नेहरू जी ना होते मान लो तो ये देश ही नहीं बनता। देश को उन्होंने अपने उधर से निकाला है, सी सेक्शन करा ये देश निकाला है। और मान लो देश ना होता तो मोदी कहाँ होता? चाय बेच रहा होता। और उसने वो स्कूल कॉलेजेस ना बनाए होते तो मोदी क्या कर रहा था? और आगे प्रधानमंत्री ना बनते। और राजीव गांधी अपने कंधे पे सीपीयू नहीं लाते तो हम लोग अभी शुगर के एडिट नहीं कर रहे होते। और अमित शाह उनको हैक करके वो जीत भी नहीं पाता। सही बात भाई, हैक तो करना वहीं से कंप्यूटर देखा होगा आपने फोटो अमित शाह का बड़ा हैक करवाते हैं। आज ये पॉडकास्ट देखकर रोहित सरदाना भाई की याद आगे वो भी इन जिहादियों इन देशद्रोहियों को कुछ ऐसे ही रेलते थे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। Wake up to reality. देख रहे हो इनकी परवरिश कितने साधारण तरीके से होती थी। इनका केक भी प्लेन में कटता था। पिंकी और पप्पू को ऐसा लगता है कि देश की जनता तो बेवकूफ है, कुछ भी बोल दो। हाँ वैसे अगर प्रियंका गांधी की नजरों से देखा जाए तो उनके लिए ये साधारण ही था। वोट ऐसे आदमी को दो जो हमारे देश हित के बारे में सोचे। मोदी जी। अरे मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जो तुम्हारे माँ बहनों के हित में बात करे। मोदी जी। यार जो हम जैसी युवाओं के बारे में सोचे। मोदी जी। अरे यार तुम लोग अंधभक्त जैसी बातें मत करो, जाके ध्रुव राठी की वीडियो देख। उसने सारा का सारा मोदी जी का काला चिट्ठा अपनी वीडियो में पेश किया है। तो और देश तानाशाह की ओर जा रहा है। क्या देश तानाशाह की ओर जा रहा है? सही कहा तुमने। क्या हम सदन छिल जाएगा? जी हाँ। क्या हम कठपुतली बन के रह जाएंगे? जी हाँ, आप लोग कठपुतली बन के रह जाएंगे। इसमें ना तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आएंगे तो मोदी जी। बेचारे जर्मन शेफर्ड के इस दोगलेपन को, इस नीचतापन को अब धीरे धीरे हर कोई पहचान पा रहा है कि कैसे आधे अधूरे इफेक्ट बनाकर ये लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है। और चार जून के बाद बेचारे की जो बची कुछ इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलने वाली है। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, मोदी जी ने भी ऑफिशियली अखिलेश यादव को टोटी चोर बोल दिया। तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके आप लोग भी टोटी चोर लिखने का कष्ट बस कीजिएगा। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। दिन ब दिन केजरीवाल की धूर्तता का स्तर और भी नीचे गिरता जा रहा है। पहले ये भ्रष्टाचारियों के साथ घुमा करता था, अब ये देशद्रोहियों के साथ भी घूमता हुआ नजर आता है, कंधे से कंधा मिलाए हुए। अगर गलती से भी ये लोग सत्ता में आ गए तो देश की आप बहुत दुर्दशा देखेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये सब मिलकर देश को नोच खाएंगे। वासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत। बहुत मर के जिए हो, ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है। मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है। मेरा भारत अब अनोखा भारत बनने वाला है। अब तक तो सिर्फ साउथ के सेलिब्रिटीज ही चमचों को जख्म दे रहे थे। अब कैलाश खेर ने भी ये कहकर चमचों के जख्मों पर मिर्च लगा दी। और बाकी का कैलाश खेर जी ने ये बहुत ही सही बात बोली कि अगर अब जाग गए हो तो कृपया करके मरना मत। दोस्तों, एक लड़का जिसे अपने पिता का प्यार नहीं मिलता और वो जर्मनी चला जाता है। स्टडीज दिखाती है पिता का एब्सेंट होना। कई स्टडीज कहाँ की? पहली है चाइना की, दूसरी है यूएसए की। बात हो रही है भारत की। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो वहाँ के लोग गांड हुए तो हम क्या करें? अबे हर जगह की सोच अलग होती है, हर जगह की समझ अलग होती है। कहीं से भी एक पेज उठा चिपका दो। कहाँ का है भाई? जरा से देखें ध्यान से। तो टेस्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ 325 चाइनीज। चाइना का डेटा अब हम माने, जहाँ का डेटा कौन कंट्रोल करता है सबको पता है। और दूसरा वाला कहाँ का है? बीजिंग। सैंपल साइज ऑफ 235। यही करते हैं वो, चाहे तुम्हारा इनका न्यूज क्लिक और पता नहीं कौन कौन से न्यूज चैनल है, ये सबका यही काम है। तुम बोलो वो लिख देंगे और उसका सहारा लेकर ये साइकिल चलता रहेगा कि देखो हमने तो सबूत दिया था, और वो बोलेगा देखो हमारे सबूत को इसने यूज किया था, और वो फिर ऐसे ही साइकिल चलाता रहेगा। अभी कितना सेकंड हुआ है? 22 सेकंड में तो इतने घर आ चुका हूँ, और इतने पे तो ये स्ट्राइक मार देगा। इतना ही नहीं, कई रिसर्च पेपर्स तो ये भी दिखाते हैं। अब ये कहाँ का है? मेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स में किया है।
यूएस में, यूएस के गांव रिसर्च करो और वो भी पूरी पॉपुलेशन को 0.00001%। अब बोल दो बड़ा नोबेल प्राइज वाला रिसर्च घंटा कौन था नोबेल, डायनामाइट बनाया था, तबाह किया कितने सारे देशों को डायनामाइट के बल पे, और फिर वो पाप मिटाने के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट बनेंगे, नोबेल प्राइज दे देंगे। कहीं की लाठी कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। यही इस दोगले की हकीकत है। फैक्ट्स के नाम पर विदेशों की फेक वेबसाइट से फेक फैक्ट उठाकर लोगों को मैनिपुलेट करने पे लगा रहता है। मोदी सरकार जो है ना हिंदू कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, ठीक है ना, वो देश को लड़ा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ना हिंदू करेंगे ना मुसलमान करेंगे, ठीक। 18% एसटी किसमें है, काप किताब में है, गरीब बच्चा कोई पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। और 3% जो है हीरे में लगवाए हैं, ठीक है। उसमें अमीर जो है आराम से खरीद सकता है, और किताब कोई खरीद सकता है, कापी कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, किसमें 18% जीएसटी है। जर्मन शेफर्ड के हर नमूने की यही कहानी है। बेचारे रात भर तो जर्मन शेफर्ड की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर दिन में आकर वही आधा अधूरा ज्ञान रेल देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किताबों पर, अखबारों पर, ड्राइंग बुक्स पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती है, तो कृपया करके ध्रुव राठी यानी कि जर्मन शेफर्ड की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सावधान रहें। 2011 से पहले 2011 के बाद जो जातियां वो पहुंच गई 179, 71 जातियां जोड़ दी गई, 71 जातियां जोड़ी, कितनी, उसमें से 65 मुस्लिम ओबीसी, 6 हिंदू ओबीसी। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 71 जातियां जोड़ी, 71 में 65 मुस्लिम ओबीसी जोड़ दिए, 6 हिंदू ओबीसी जोड़ दिए। अच्छा, कुल अब ओबीसी कितने हो गए, यहां देखिए, कुल ओबीसी हो गए ममता बनर्जी के आने के बाद ओबीसी जातियां 179, या 179 में 118 मुस्लिम ओबीसी, 66% लाभ ओबीसी आरक्षण का मुस्लिम जातियों को मिल रहा, 118 मुस्लिम ओबीसी। और हिंदुओं को कितना मिल रहा, आ गया आंकड़ा, कुल ओबीसी जातियां जो है 179, हिंदू 61 हिंदू ओबीसी 34% लाभ मिल रहा, 34%। अच्छा, अब ये समझिए, हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी कितनी सर, ये देखिए भाई साहब, हिंदू आबादी 70%, आरक्षण का लाभ 34%। ये बहुत बड़ा ग्राफिक, बहुत ध्यान से समझिए। हिंदू आबादी कितनी है, 70, आरक्षण का लाभ 34, ठीक। अब दिखाइए मुस्लिम आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी 27% है और आरक्षण का लाभ 66% मिल रहा है, 66%। खेला हो रहा था साहब, पता ही नहीं था किसी को। ये तो आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसको लेकर बवाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बोला कि ये करारा तमाचा पड़ा है इन लोगों के मुंह पर, कोर्ट का तमाचा। बट यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मुमताज बानो ने वही तमाचा उल्टा उठाकर कोर्ट के मार दिया। मुमताज बानो ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को मानने से साफ साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर मुमताज बानो का साफ साफ कहना है कि मुसलमानों को ओबीसी में से दिया गया आरक्षण वो कभी भी बंद नहीं करेंगी, वो किसी भी कोर्ट के फैसले को नहीं मानती है। बट अफसोस की बात यह है कि इसे हम डिक्टेटरशिप कहाँ कह सकते हैं, ये तो भाईचारा निभाने वाला सेकुलरिज्म हुआ। आगरा में मस्जिद में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला थाना सागन क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये मुस्लिम परिवार है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम परिवार जब मस्जिद में अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजता था तो वहां पर जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उन्होंने ही इनकी बच्ची के साथ, जो कि नाबालिग है, 10 वर्षीय, इसके साथ गलत काम किया। सीधे सबसे पहले बच्ची से बात कर लेते हैं। बेटा ये बताओ कि किन्होंने आपके संग गलत काम किया और इससे पहले भी? हाफिज जी ने। हाफिज जी ने, क्या नाम है हाफिज जी का? अच्छा, तो पहले भी आपके साथ कभी छेड़खानी वगैरह करते थे कुछ? हाँ। आपने रोका नहीं उनको? मारने की धमकी देते हैं? मारने की धमकी। मारने की धमकी देते थे आपको? अच्छा, तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कभी? डर के मारे नहीं बताया। डर के मारे, अच्छा। और फिर कल फिर आप कैसे पता चला? तो मैं घर भाग के आई थी। आप घर पे भाग के आ गए जब आपके संग गलत काम किया तो? फिर आपने मम्मी पापा को बताया? अच्छा ठीक है, पिताजी से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या है पूरा माजरा, आप पढ़ने जाते हैं? ये मस्जिद में पढ़ने जाती है लड़की मेरी, उसके संग वहाँ के जो हाफिज जी हैं उनका नाम वो है आतिफ, उन्होंने गलत काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और पुलिस प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रहा है। ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मस्जिदों व मदरसों में यही चल रहा है एक छोटी बच्ची के साथ जो कि नाबालिग है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली या आखिरी घटना, आए दिन मस्जिद व मदरसों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बट उसके बावजूद ही मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों मजहब के नाम पर अपनी बच्चियों को फिर भी मस्जिद व मदरसों में ही पढ़ने के लिए भेजते हैं। बाकी का यही कहना कि अपनी आंखें खोलो और इस गहरी नींद से जागो। ये लोग अपनी ही कौम की बच्चियों को नहीं छोड़ते और आप अपनी बच्चियों को इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने भेज देते हैं। जय सीताराम, जय गौ माता की। भाई ये लड़का पकड़ा है बिंदल वाटिका वाले रोड पे, पुस्ते वाले रोड पे। ये मुस्लिम है। क्या नाम है तेरा? आदिल। क्या साल का है? 15 साल का है। ये लड़की है, क्या नाम है बेटा? रश्मि। कितने साल की है?
15 साल की। ये इसके साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है, हमारे पहलवान जी हैं, इन्होंने इसको देखा, शक के तौर पे इससे पूछताछ करी है, ठीक है। तो ये मुस्लिम लड़का है जो कि हिंदू लड़की को फंसा रहा था, ठीक है। अब इसकी गलत काम करते पाए, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ गलत काम कर रहा था और अब स्थानीय पुलिस को बुला के इनको पुलिस के हवाले कर रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे से छोटा अब्दुल अपने मकसद में लगा हुआ है और इस उम्र की लड़कियों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है। और ऐसे ही हमारे देश में न जाने कितनी हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मैनिपुलेट करके दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, उनके राज से दूसरे राज्य में ले जाकर बेच दिया जाता है। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।